Matain Vandami. Susano Saiji. Chami, Kwasamno, Vandiu, Jamni Jai, Disi Matain Vandami. Icha Karina, Sandisa Bhagwan. Vaina Sandisao. Ichami, Kwasamno, Vandiu, Jamni Jai, Disi Matain Vandami. Icha Karina, Sandisa Bhagwan. Vaina Leshu. Ichami, Kwasamno, Vandiu, Jamni Jai, Disi Matain Vandami. Ichkari Bhagwan Pasai Gari, Vaina Prasad Karaushoji. Namayantanam Sitaram Namayantanam Namo Vajjaya Namo Vajjaya Yesupancha Namaskaro Sarvabhava Panasa Mangalanam Cha Sarvesi Paramam Havai Mangalam Jai Jagadevanoli Priyano Jagadguru Jaganaho Jagavanto Jai Jagapriyano Jai Suyala Bhava Dekharanam Pachimodaya Jai Guru Naga Jai Mahapama Satchidanand Sampurnam Vishwanyam Vishwapavanam Shankeshwara Guru Kalsam Ashwanatham Namamyam Sarvanishta Pranashaya Sarvanishtatadaya Sarvalabdhi Nidhaya Gautama Swami Sridharma Swami Ajnanate Mirandana Jnananjana Shalakaya Netram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Matain Vandami. आशीर्वाद शरीर की प्रकृति और शरीर में होने वाली विकृति, अब इन दोनों के बीच का क्लैश। 100 में से 90% लोग अपने शरीर की प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं, और शरीर की प्रकृति समझना ये अलग बात हो गई, और इधर जिसको हम कहते हैं रोग की प्रकृति समझना ये और ही तीसरी बात। पहली बात आपको क्या समझना है कि शरीर में रोग बीमारी आदि किसके कारण है, और वो आने के बाद विकृति क्या हो चुकी है, ये समझ में आना चाहिए साहब। जो भी शरीर में विकृति हुई वो ब्लड में आ गई है, या तो वो शरीर में कहीं पर स्टोरेज हो चुकी है, क्लॉट हो चुकी है, शरीर में ब्लड में मिक्स हो चुकी है, या शरीर के किसी भी भाग में किस तरह से फैल रही है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ख्याल नहीं आया, तो क्या होगा। अब उसके बाद जो है एक तरफ से आपको क्या देखना है, आहार की प्रकृति जो है, अब ये आहार की प्रकृति ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से पहले आहार की प्रकृति को समझिए। आप जितने प्रकार का कोई भी आहार है, किसी भी प्रकार का आहार आप ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, तो आहार की प्रकृति आपकी प्रकृति के साथ में कहीं ना कहीं मैच हो रही है,
या नहीं हो रही है, या विरुद्ध हो रहा है, या आपकी प्रकृति आपके आहार के साथ मेल खा रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखिए, अगर विपरीत होता जाएगा तो नुकसान होगा। दोनों तरफ से समझ लीजिए। इधर आपकी प्रकृति जो है, ये आहार की प्रकृति रोग के साथ, यहाँ कोई किसी के साथ तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आहार में ही विकृति आ गई तो फिर वो आपके लिए रोग कारक निश्चित बन जाएगी। आहार में विकृति आपने कैसे लाई, क्या कारण क्या हुआ था, अब उसको चारों तरफ से समझेंगे। देश, क्षेत्र, काल, भाव। वस्तु देश में, क्षेत्र में, किस काल में, किस भाव में। वही वस्तु जो आपके लिए एक काल में उचित है, वही वस्तु काल बदलने पर वो विपरीत है, उचित नहीं है। वही वस्तु आपको जो है किसी रोग में उचित है, लेकिन वही आहार अगर रोग नहीं है तो कैसे परिस्थिति में है। इधर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, फिर भी आप बोलो कि मैं तो दूध पाक पूरी खाऊंगा, मैं तो दूध ही पीऊंगा और मुझे तो वही खाना है, तो भाई साहब उल्टा हो जाएगा कहीं पर, ये आपको देख लेना है। या तो आपको इनडाइजेशन हो चुका है, अब इनडाइजेशन के अंदर बॉडी आपकी बिगड़ रही है, रोग बीमारियां आपको परेशान कर रही है, और फिर भी आहार को न समझते हुए इच्छा के अनुरूप आहार ग्रहण करना है। इधर इनडाइजेशन है और फिर भी आपको हैवी डाइट लेना है। हैवी डाइट का मतलब ये है कि जो बहुत जल्दी आपको पाचन नहीं हो सकता है और फिर भी आपको वही खाने की इच्छा हो रही है, तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। कई बार आप लोग देखते हो, अरे 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 शादी की सीजन आ गई है साहब, हमने भी तो रिश्तेदारों को कवर दिया हुआ है, तो फिर हमको भी तो जाके खाना पीना तो है ही है, वसूल तो करना ही है साहब। अब आप वसूल करने के चक्कर में आप और बीमारी लेकर के आ जाओगे, पता नहीं। 500 का कवर दिया है और फिर 500 का खाने की कोशिश करोगे तो इधर डॉक्टर के पास 5000 चले जाएंगे। अब वो समझ नहीं है, उसका क्या करना समझे। अब उल्टी वृत्ति हो रही है। आप पहले शरीर को देखिए, आहार की शरीर की प्रकृति को देखिए, आपको हैवी डाइट पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप दूसरों का मत देखिए, पहले अपनी शरीर की प्रकृति को देखिए। अगर दूसरों का देख करके खाएंगे, अरे ये खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, इनको खाने में तकलीफ नहीं है तो मेरे को क्या तकलीफ है, ये खा रहे हैं तो मेहरबानी करके किसी का खाना देख करके आप खाने की कोशिश मत करना। किसी का देख करके वो दूध पाक पूरी भोजन कर रहा है तो आप दूध पाक पूरी भोजन करो, ये गलती आपको नहीं करनी है साहब। सबका शरीर अलग अलग है, सबका पाचन तंत्र अलग अलग है और सबकी रोग बीमारियां अलग अलग है। एक वस्तु दूसरे को किस अनुपात में काम आ सकती है, एक वस्तु किसको किस तरीके से उपयोग में आ सकती है, आप नहीं समझोगे तो दूसरों का देख करके आपको करना उचित नहीं है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों लोग अगर शरीर से स्वस्थ है, निरोगी है, तो फिर आप कंपटीशन में आकर के दूध पाक पूरी खा जाइए, कोई हरकत नहीं। लेकिन 10 में से 2 की भी प्रकृति नहीं मिल रही हो, 10 में से 2 बीमार चल रहे हैं, 10 जो है बीमार चल रहे हैं, कोई इंडाइजेशन से परेशान है, कोई इस तरीके से परेशान है, तो मेहरबानी करके दूसरों का देख करके खुद खाना मत शुरू कर देना, नहीं तो वो आपके शरीर में वही आहार अब आपके शरीर में विकृति पैदा कर देगा साहब। आपको ये समझना है कि आपको पहले ये देखना है किस तरह से अगर आहार आपके साथ में
आहार की प्रकृति आप समझ गए या नहीं गए? और सामने जो है आपके सामने विकृति और बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक आहार आप ले भी रहे हो, लेकिन वो जा करके आपकी विकृति और ज्यादा बढ़ा रहा है। अगर आपने जो है आहार में ही विकृति लाई और वो जाकर के विकृति और ज्यादा बढ़ा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पनीर की सब्जी बनाई टमाटर के साथ में, ये क्या किया आपने? पनीर की सब्जी आपने टमाटर के साथ में बनाई साथ। अब आपने क्या किया? आहार में ही विकृति खड़ी कर दी। ऑलरेडी आपके शरीर में विकृति प्लस पॉइंट में चली रही है, अब आपने और 10 गुनी बढ़ा दी साथ, तो वो जाकर के इस विकृति को वो और परसेंटेज में बढ़ा देगा। अब ये करना कि नहीं करना सा? ના બીજા તો થાય છે ને, પેલા તો થાય છે ને, હોટલમાં તો આવું રોજ બને જ છે ને, પછી શું વાંધો છે? આપણને क्या વાંધો છે? अब ये इस तरह से किसी का देखकर, होटल का देखकर, वेस्टर्न कल्चर का देखकर इंडिया वाले अगर वैसा करने लग जाएंगे तो फिर कैसे होगा, क्या होगा? सोचिए आप, ये आप सोच करके विचार करके देखिए। नंबर 3 ये है कि अगर आपके आहार में विकृति आ गई है तो आपको बिल्कुल विकृति वाला आहार बंद करना जरूरी है। आयुर्वेद शास्त्र का नियम जो है कि आपका शरीर रोगग्रस्त हो चुका है तो मेहरबानी करके किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण न करें। अगर स्वस्थता नहीं है, शरीर की शारीरिक स्वस्थता नहीं है, सबसे पहले आहार छोड़ना चाहिए। मतलब उपवास अगर आपका हो जाता है तो वो उपवास आपके शरीर के मैकेनिज्म को, सिस्टम को सुधारने में काम करेगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपने कोई भी आहार नहीं लिया, ना किया, तो 10 जने आपको जबरदस्ती करेंगे। और सबसे पहले घर में श्रीमती जी, नहीं नहीं आ नहीं तो आ खाओ, नहीं नहीं आ नहीं तो आ खाओ, थोड़ा आ तो थोड़ું तो लो ने હવે આમાં क्या વાંધો છે, આપણે થોડું કાં चेंज કરી લઈએ, हम ऐसा बदल देते हैं वैसा। अब बेचारा पुरुष जो है वो पत्नी के अधीन हो ही जाता है। ठीक है चलो कहीं नहीं तो હવે आज से, कहीं नहीं तो હવે आज से, लेकिन वो शरीर वहां पर उनका नुकसान हो रहा है। शरीर ना कह रहा है, शरीर के अंदर विकृति ऑलरेडी बढ़ी हुई है, शरीर ना कह रहा है। लेकिन अब मोह माया और ममत्व, હવે પત્ની એટલું આગ્રહ કરે છે તો શું કરો? હવે આટલામાં થોડામાં તમને क्या ફરક પડી જવાનો છે, क्या થઈ જવાનું છે? એવા તમે 10 વખત માંદા પડ્યા છો ને, क्या નથી પડ્યા? શું વાંધો છે? લો હાલો ખાઈ લો, થોડું ખાઈ લો। कोई पत्नी किसी को, पति को भूल से भी उपवास नहीं करने देगी। कोई माँ बेटे को भूल से भी भूखा रखना नहीं चाहती है। खाना तो उसके लिए जबरदस्ती है, दिन में 10 बार, नहीं नहीं ये नहीं ये ले लो, नहीं ये नहीं ये ले लो। अब ऑलरेडी उसको पित्त का प्रकोप बढ़ा हुआ है और फिर वापिस मम्मी और चाय पिला रही, पत्नी और चाय पिला रही। अब न तो पत्नी को मालूम है कि चाय से और पित्त बढ़ेगा, न पति को ये ज्ञान है कि चाय से और पित्त बढ़ेगा। हाँ हाँ लाओ ने, ठीक चालो चालो एक कप चाय पी लो, जरा माथुं छे ने जरा हल्को थे जैसे, जरा माथुं थोड़े छे आम थे। वो ऐसे करके जो है अपनी पित्त प्रकृति को और बढ़ा रहा है। ये समस्या हो रही है। कई बार अज्ञानता आपके लिए जो है कारण बन जाती है और रोग आपका मिटने के बजाय रोग आपका 10 गुना बढ़ जाता है। अब क्या करना बोलिए सर, कैसे करना? तो यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र का नियम क्या है? ज्वरे लंघनम श्रेष्ठम। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपको बिल्कुल लंघन मतलब उपवास कर लेना सबसे बड़ी दवाई है, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। अब इसको क्या करेंगे बोलिए?
अब घर में कोई करने ही नहीं देंगे उपवास, 10 जने तैयारी बैठे, नहीं ये खा लो, नहीं ये खा लो, ये नहीं खा, अच्छा ठीक है चलो आपको रोटी नहीं खानी है ना, ये खा लो, नहीं नहीं चला लाइट ले लो, खिचड़ी कड़ी ले लो। भाई साहब जब नहीं खाना चाहिए तो आप क्यों जबरदस्ती खिला रहे हैं? अब एक तरफ पेट खराब है, पेट बिगड़ा हुआ है और शरीर के अंदर विकृतियां आई हुई है, फिर भी खिला रहे हैं। अब एक परिवार में तो मैं गोदरी के लिए भिक्षा के लिए गया था, तो वहां पर उनके पत्नी जो है बीमारी थी खुद, तो पति बोलता है भाई મને તો આવડતું નથી બનાવતા પણ તું કે ત્યાંથી ટિફિન લઈ આવો, તું કે દાल भात લઈ આવો, તું કે ત્યાંથી લઈ આવો, समझे? अब ऐसी परिस्थिति के अंदर पति जबरदस्ती खिलाना चाहता है। अब बात चली रही थी, मैं गोदरी के लिए पहुंचा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा देखो देखो महाराज आ गए, महाराज को पूछ लो। मैंने कहा भाई पहले इनका कारण क्या है, ये बीमार क्यों पड़े ये तो देखो। अब पहले ही जब मैंने पूछा कि भाई आपका पेट तो साफ है, 2-4 दिन बरोबर 2-4 बार पेट साफ हुआ है, गए हो कैसे? महाराज मैं तो 4 दिन से संडास नहीं गई। अब वो 4 दिन से गई नहीं है और पति साहब ये टिफिन लेकर खड़े, बोल तू के लाओ, क्या थी लाओ, मने तो नहीं बनावता आवड़तुं पण तू के तो होटल मांथी लई आओ। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? वो 4 दिन से अगर वॉशरूम गई नहीं है, संडास बाथरूम ही नहीं हुआ है, पेट साफ, और आप लाके खिलाओगे तो महाराज मैं क्या खिलाऊं? मैंने कहा क्या खिलाऊं? नहीं कुछ भी नहीं खिलाना। अरे अरे ये कैसे होगा, मर जाएगी बेचारी। मैंने कहा खिलाओगे तो मर जाएगी, उल्टा बोलो, आप सोचो पहले सही ढंग से, खिलाने से मर जाएगी। अब वो तो सोचने को ही तैयार नहीं है, ये तो कभी बना ही नहीं, सब जन्म से लेकर आज दिन तक बिना खाए तो दिन खाली गया ही नहीं। मैंने कहा 2 दिन जाने तो कुछ भी नहीं हो, हमारा सब मर जाएगी तो क्या करूंगा? मैंने कहा नहीं मरेगी ये गारंटी है, लेकिन आप खिलाओगे तो मर जाएगी, इसका क्या करेंगे? अब किसी को किस भाषा में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा भाई साहब आप खाना ही छोड़ दो, खिलाना ही छोड़ो, अब क्या करना? बोले क्या करूं? मैंने कहा खाली त्रिफला दे बस, त्रिफला चूर्ण दो। ने 2-3 बार जो है जब जब पानी पी आधी चम्मच त्रिफला दो, 1 चम्मच त्रिफला दो। महाराज क्या होता है इससे, त्रिफला का क्या होने वाला है? अब आखिर उसको कुछ तो खिलाना तो पड़ेगा, चावल दाल खिला दो और क्या खिलाऊं? अब समझाना बड़ा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कहा इनसे कोई बहस करके तो फायदा नहीं है सर, मैं तो निकल गया। वो पति तो नहीं माना सर, होटल में से जाकर के चावल दाल ला करके खिला दिया, फिर दोपहर वापिस शाम को दूसरी बार जो है 2 इडली ला करके खिला दी। मैंने कहा भाई साहब भगवान भला करे आपका। फिर रात को दौड़ते हुए मेरे पास पति देव आए, हमारा सब तबीयत तो ज्यादा बिगड़ गई। मैंने कहा भाई साहब अब आप घर जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा मतलब नहीं आपको समझाने, नहीं कहीं नहीं खाधु साहब, थोड़ा दाल भात खाना चाहिए ना ऐसा। अरे मैंने कहा एक दाना भी नहीं खाना चाहिए उस जगह पर आप डबल खिला रहे हो, फिर बोलते हो क्या? थोड़ा तो समझने की कोशिश करिए, आप क्या कर रहे हो समझे कि नहीं? आप भगवान भला करे, इनका कैसे समझा? मैंने कहा अब ऐसा करो, प्रस्ताव लो, आप प्रतिज्ञा करो, 2 दिन आप खाली त्रिफला दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, मर नहीं जाएगी। मैंने कहा अब ये सुनने को तैयार होने चाहिए, सामने को भी तैयार होने चाहिए, दोनों एक तरीके, तो क्या करेंगे? फिर बोले ना हमारे पति थोड़ी चाय खाखरा तो आपको, चाय बिस्किट तो आपको, शायद एकदम लाइट है ना चाय। मैंने कहा और खतरनाक खेल हो जाएगा। अब कैसे समझाना इनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर थोड़ी जबरदस्ती की, इनको समझाया भाई साहब ये सब बंद करो, आप समझे कि नहीं? 2 दिन त्रिफला दिया और कुछ भी नहीं दिया, तब जाकर पत्नी आराम से ठीक हो गई। मैंने कहा इसका रहस्य समझ लो भाई साहब। पहले पहला नियम तो मानो, जब आप शरीर में स्वस्थ नहीं है तो पहले ही आप अपने शरीर को आहार से रोकिए। ये इंटरनल मैकेनिज्म, इसको भी तो एक दिन रेस्ट तो दो। अंदर मशीन है ना, तो वो सारी सिस्टम है, मशीन के सारे अंग है,
पाचन तंत्र का पूरा अंग कहाँ तक है? मुंह में आहार जाए और नीचे से आहार के जो बने हुए हैं विसर्जन हो जाए, वहां तक पूरी सिस्टम चलती है, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो भोजन करने से लेकर के, पाचन होने से लेकर के, शरीर से बाहर विसर्जन हो जाए, वहां तक की पूरी क्रिया एक साइकिल सही ढंग से चलनी चाहिए। पूरी साइकिल चलनी चाहिए था। कहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है, कहाँ रोग बीमारियां बढ़ रही है, क्यों रोग बीमारियां बढ़ रही है, साहब पहले ये देखो। कई बार आप देखेंगे अंदर से इच्छा आपको नियंत्रित कर रही है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मन में इच्छा ही नहीं होती, अब कुछ नहीं खाना। आप चाहे उसको बादाम पिस्ता की बर्फी ला के दो, वो बोलेगा नहीं मुझे खाना ही नहीं, मुझे इच्छा ही नहीं है। जब खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, जब मन ही नहीं हो रहा है और उस प्रकार के विचार ही नहीं हो रहे, तो आप शरीर के अंदर एक दाना भी मत डालिए। कि शरीर का मैकेनिज्म पूरा समझिए। शरीर के दो होंठ के इस मुंह से लेकर के नीचे के रेक्टम एनस तक जो है पूरी सिस्टम एक अखंड धारा में डाइजेशन सिस्टम आपकी चलनी चाहिए। आप पहले उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब इसके अंदर आपकी इंटेस्टाइन जो है भरी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अब वो क्लियर नहीं है, तो आप बहुत अच्छी तरह से तुरंत अपने आप को रोकने की कोशिश करिए। कई बार ये फायदा हो रहा है, आप खुद अनुभव करके देखिए। आप अपनी तरफ से आहार को छोड़ करके सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू कर दिए, 2 दिन के अंदर आपके इंटेस्टाइन में से फ्लश हो जाए, फिर आपको देखिए खुद के अंदर जो है आहार की रुचि बढ़ जाएगी, स्फूर्ति बढ़ जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी। वो जरूरी है साहब, लेकिन हम देखने को तैयार ही नहीं, तो कैसे होगा? ये बड़ी समस्या है। तो कई बार शरीर को कैसे हम नियंत्रित करें, कई बार इच्छाओं को कंट्रोल करिए, कई बार आप अपनी वृत्ति को नियंत्रित करिए, और कई बार आहार का त्याग करके बच करके रहेंगे तो कई बीमारियों से आप वैसे ही बाहर निकल जाओगे। ये सबसे अच्छी तरह से हमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर अपनी प्रकृति देखो, क्या विकृति देखो। अगर आपने शरीर की प्रकृति बिगाड़ी है, रोग बीमारियां बढ़ा करके बीमारी है, बात पित्त और कफ को खराब करके आपने बिगाड़ दी है, तो मेहरबानी करके अलग रहना। फिर तो आपको ज्येष्ठ किसी भी हालत में लंघनम श्रेष्ठम, यहाँ आयुर्वेद की भाषा में उन्होंने लंघन जो कहा है, जैन धर्म की भाषा में उसको उपवास कहा। अब वो लंघन उनके हिसाब से कैसा कराते हैं, लेकिन जैन धर्म तो बहुत कड़क, क्योंकि यहाँ लंघन जो है आत्मिक लक्ष्य है। शरीर का लक्ष्य कम है, आत्मा का लक्ष्य ज्यादा है। आत्मा को कर्म का बंध जो है वो हेतु देखना चाहिए। खाली शरीर शरीर मत करिए, पूरी जिंदगी हम शरीर करते रहेंगे तो भी शरीर का हित नहीं साध पाएंगे आप। और ऐसे आहार की विकृतियां बढ़ने के बाद मन पर असर करती है। That is called psychosomatic. The psycho is mind, soma is body. Both are correlated with each other. तो कई बार जो है आहार की विकृतियों से या शरीर के पाचन तंत्र बिगड़ने से मन पर जाकर के मानसिक असर करती है, और मन पर असर करने के बाद स्वभाव बिगड़ता है, स्वभाव के अंदर इरिटेशन आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो चिड़चिड़े स्वभाव के अंदर एक शब्द भी किसी का सुन नहीं सकता, सहन कर नहीं सकता है, बड़ी विचित्र दशा होती है उसकी। अब ऐसे स्थिति में माइंड सिम्टम्स क्या है, फिजिकल सिम्टम्स क्या है, शायद आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन होम्योपैथी के आविष्कार करने वाले जो है, अगर आप उनको पहचानते हो, हैनीमैन नाम था उनका, तो वो होम्योपैथी के जनक थे साहब। ये तो एलोपैथी के ही डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी एक अलग दिशा से सोचना शुरू किया, तो
तो वो प्रत्येक पेशेंट के माइंड सिम्टम्स, बॉडी सिम्टम्स, ये दोनों कलेक्ट करके फिर सोशल एनवायरनमेंट लेता था, पारिवारिक आदि, मन के साथ कितने सिम्टम्स कैसे जुड़े हुए हैं और फिजिकल बॉडी के साथ कौन कौन से सिम्टम्स कैसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से देख करके वो स्टडी करते थे। फिर उस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे सल्फर एक मेडिसिन बनाई, तो सल्फर का फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या है, कैसा कैसा है, लेकिन साइमल्टेनियसली सल्फर के माइंड सिम्टम्स भी कौन से हैं, कैसे हैं, वो भी उन्होंने हैनीमैन ने अपने बुक में लिखे हैं। तो क्या होता है कि दोनों सिम्टम्स कलेक्ट करके स्टडी करके स्टडी करते थे। हैनीमैन जो है वो बिल्कुल हमारे जैसे आजकल के डॉक्टरों जैसे फिक्सोपैथी वाले नहीं थे। अभी उसने 2 सिम्टम्स बोले कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, ऐसे नहीं थे। उनको केस हिस्ट्री कलेक्ट करने में 2-2 दिन लग जाते और केस हिस्ट्री कलेक्ट करके फिर उसके ऊपर सारे सिम्टम्स दूसरी मेडिसिनों से मिलाते थे और मिलाने के बाद वो पेशेंट को कहते थे प्लीज आप मेरे को 2 दिन का समय देंगे, मैं आपके सारे सिम्टम्स की स्टडी करके विच इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, आपके शरीर के बंधारण के हिसाब से सही दवाई कौन सी है वो मैं ढूंढ निकालूंगा, तब आपको दूंगा। तो जो पेशेंट हैनीमैन को पहचानते थे ये आदमी 2 दिन का टाइम लेगा ना तो बहुत अच्छी तरह से हमको ऐसी दवाई ढूंढ के देगा, ऐसी दवाई ढूंढ के देगा कि लाइफ लॉन्ग के लिए आपके काम आ जाएगा। सब माइंड सिम्टम्स उसमें होंगे, सब फिजिकल सिम्टम्स होंगे। तो हैनीमैन कहता था मैं 2 दिन तक अगर एक केस की हिस्ट्री स्टडी करूं तो मैं ऐसी दवाई ढूंढता था कि वो उसके लिए बिल्कुल उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बन जाते थे। फिर तुम वो एक रेमेडी आपके 50 रोगों को दूर कर सकती है, एक दवाई 100 रोगों को मिटा सकती है। लेकिन उसके पास इतनी धीरज थी, आज के डॉक्टरों के पास इतनी धीरज नहीं है। वो 2 दिन लेता था हैनीमैन, आज कोई 2 मिनट लेना नहीं चाहते हैं। मेरे बाहर डिस्पेंसरी में लाइन लगी हुई है तो मैं एक आदमी के लिए 2 दिन लगाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा सर। वो तो फटाफट फटाफट जो आए जल्दी जल्दी करते करते 2 घंटे में 200 पेशेंट को कवर कर लेते हैं और एक दिन के अपने 25-50 हजार कमा लिए। बस बात जाने दो, पेशेंट जब आएगा तब देखेंगे। ऐसे करने में तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, किसी के भी साथ न्याय नहीं हो रहा है। फिर तो एलोपैथी के डॉक्टर जैसे ही होंगे सर, वो इमीडिएट इमरजेंसी में आपको पेन किलर भी दे देंगे, हैवी जो है एंटीबायोटिक्स आपको दे देंगे, स्टेरॉइड दे देंगे, कैसे भी करके 2 दिन में तो आप दौड़िए भाई साहब, चलिए हाँ सर जॉब पर जाइए, सर्विस पर जाइए, आप कुछ भी करिए। लेकिन उनको पता नहीं है कि 1 महीने के बाद ये वापस गिरेगा, 2 महीने में तो 2 बार 3 बार फिर आएगा, ये गलत है सर। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अगर किसी को रूट्स में जाकर के मिटाओगे तो फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, अब डायबिटीज के लिए दवाई की जरूरी नहीं है, मात्र रिस्ट्रिक्शन फॉलो करके आपको इतना छोड़ना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, बस 2-4 चीजें आप छोड़ दोगे, डायबिटीज तो वैसे ही कम हो जाएगी। अब ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी लेनी है आपको, आपको खाने पीने में देखना है कि इससे ब्लड प्रेशर हो रहा है, बस वो छोड़ दिया आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आधी बीमारियां तो खाली रिस्ट्रिक्शन से क्लियर होती है, दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन पेशेंट ऐसे हो गए कि उनको दवाई ना दो तो उनको संतोष नहीं होता है ऐसा, और वो हाईली रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने को तैयार नहीं होते। और जब दवाई नहीं दी तो महाराज साहब ने तो अब उनको कोई दवाई तो दी नहीं है सर, अब क्या करें, कैसे अच्छा होगा, कैसे बिना दवाई के कैसे। साइकोलॉजी जो है मानसिकता बड़ी विषय, अब उसकी कंडीशन सुधारनी है। जिन लोगों ने वर्षों से कंडीशन बिगाड़ी, बहुत ज्यादा वर्षों से अपित्त प्रकोप बिगाड़ा है,
किसी ने वायु बिगाड़ा है, किसी ने कफ प्रकृति बिगाड़ी है। वायु के रोग बहुत ज्यादा है। अब कहीं पैरों में सूजन आ गई, हाथों में सूजन आ गई, कहाँ पर सूजन आ गई, तो उसका डायग्नोस कैसे करोगे? अरे ये वात रोग है, ये कफ रोग नहीं है, ये पित्त रोग नहीं है। अब इस वात रोग की समझ चिकित्सा करो, ये इनकी स्वेलिंग सूजन उतर जाएगी। अब न करो आप, उसको अलग ही दवाई दो, फिर दूसरी दवाई। डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो गलत दवाइयों का इस्तेमाल होता रहेगा। अंधेरे में तीर लगाने जैसी नौबत आएगी, लोग कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र की सलाह है कि गेहूं बंद करें, मैदा बंद करें, चावल बंद करें, इतना तो अनिवार्य है। तली हुई चीजों को बंद करिए, बेकरी प्रोडक्ट आप टोटली बंद करिए, और शरीर को जो है एक बार 2 बार कैसे करके इंटेस्टाइन को शुद्ध करना है, क्लीन करना है अंदर से। पहले वो करिए, और खाना कम करेंगे तो डायबिटीज जल्दी मिटेगा। लेकिन आजकल डॉक्टरों का चक्कर क्या है, नहीं हर 2 घंटे खाइए, हर 2 घंटे खाइए, नहीं थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। तो समझ लो कि शायद आप डॉक्टर के क्लाइंट बन जाएंगे। अब आप जिंदगी में भी आपकी डायबिटीज नहीं मिटेगी। ऊपर से आप आगे उपवास कर लेंगे तो पैंक्रिया को आराम मिल जाएगा। अब मुख्य आधार तो पैंक्रिया पर ही है, लेकिन उसको तो 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए भी आप रेस्ट देने को तैयार नहीं है। हर 2 घंटे खाइए तो फिर वो पैंक्रिया आपकी और खराब हो। खाली केमिकल बेस ला करके ब्लड के अंदर थोड़ा सा जो है केमिकल बेस बना दिया, और ब्लड के अंदर थोड़ा एनालिसिस कर दिया, इसको डायबिटीज की चिकित्सा कहते ही नहीं है। ये डायबिटीज की चिकित्सा की मेथड ही गलत है। लेकिन अब आजकल हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, डायबिटिक सेंटर हो गए, अब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आ गए, वो आ गए, ये आ गए, हजारों का बिल बनता जाएगा। फिर आप आ जाओगे डायबिटीज में भी, आप इंसुलिन डिपेंडेंट होते जाओगे, तो फिर आपका समझ लो बहुत मुश्किल है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी, पॉसिबल नहीं। लेकिन उपवास करके गर्म पानी पीकर एक 3 दिन निकाल करके देखा जाए, तुरंत फर्क हो जाएगा, तुरंत फर्क हो जाएगा। अब 3 दिन का उपवास किसी को बोलो तो पहले ही वो बिगाड़ लेगा। अब उनको लगता है 3 दिवस कहीं नहीं खावाना, नहीं शायद तो मरी जवाए, तो मरी जवाए, तो बस गया काम से। ये उनकी मेंटालिटी है। सब क्या करना, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत है। क्योंकि लोग, अधिकांश लोग तो जो आते हैं, जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 90% एलोपैथी से फेल्योर केस होते हैं, वो आते हैं आयुर्वेद। वेरी फर्स्ट डायरेक्टली तो सीधे आयुर्वेद में नहीं आएंगे। आयुर्वेद में आने के पहले 5 साल तक वो आपके एलोपैथी में घूम फिर करके 10 जगह जा करके, ठीक है चलो मान लिया कि आप श्रीमंत है इसलिए आपको 2, 5, 10 लाख गए तो कोई अफसोस नहीं है। लेकिन वो केस बिगाड़ने के बाद अब सोचते हैं कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, तब जाकर के अक्ल आती है। लेकिन एट दैट टाइम इट इज टू लेट, बहुत लेट हो चुका होता है। अब उनको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ साहब बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है? मैं सोचता हूँ कि ये क्लास ऐसी है कि जिसको थोड़ी सी समझ के साथ डिस्कशन करने में ही फायदा है। बोलो गीना बेन, बोलो। नहीं महाराज साहब, कोई है नहीं क्वेश्चन तो। मैं तो छोने पर हाँ તમે છો हाँ ને, અમે તમે हाँ 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 મારે અચ્છા મારે સાહેબ અહીંયા તમે જે બતાડ્યું ને આહાર પ્રકૃતિ, એટલે પહેલું જે આપ્યું ને બોર્ડ પર છે હમણાં, તો બોર્ડ પર છે તો આહાર પ્રકૃતિ અને પછી ડેશ કર્યું વિકૃતિ, એટલે એવો આહાર લીધો એનાથી વિકૃતિ થઈ, રાઈટ? તમે પનીર અને ટોમેટો બનાવ્યો એટલે હા. આહારની પ્રકૃતિને વિકૃતિ કરી નાખી. ફ્રૂટ સલાડ બનાવ્યું,
मिल्क शेक बनाए हो, अब आपने पहले ही आहार को विकृत कर दिया कि विकृत कर गाजर दिया। अब वो आपके शरीर में क्या शक्ति देगा? और लोगों कुछ को नहीं। क्या है कि नहीं नहीं पनीर से ही ताकत आएगी, पनीर से ताकत सब महाराज से आएगी। पनीर ऐसे खा सकते हैं ना, टमाटो के साथ नहीं खाया जरूर खा तो, सकते हो। और किसके साथ, मतलब मेथी के साथ या ऐसा कुछ बनाना हो? તમારા માટે પનીર કામનું જ નથી। મારા માટે હા, I- બિલકુલ જ કામનું નથી। નહીં નહીં પણ આમ જ તમારા શ્રાવક માટે બિલકુલ કામનું નથી। આમ હા। ખાઓ કે આમ ખાઓ, આમ वी आर खाओ कि ओबेज आम या खाओ। या आपको तो पहले समझना चाहिए हाँ, हम लोग कम खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, वो घर का बनाया किसकी वो खाते हैं। प्रकृति किसके शरीर के लिए अनुकूल है, किसके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, कंडीशन देखिए और फिर उसको बिगाड़िए मत ना। हाँ बिगाड़ना नहीं है तो पनीर तो दूध में से ही निकाला है, हाँ हाँ दूध का ही भाग है, और हाँ। फिर उसको वापस टमाटर के साथ बना रहे। अब इसमें तो इसको मूर्ख कहना कि समझदार कहना यही पता नहीं चलता। तो हमारे सब पंजाबी शाक सब उसमें आ जाते हैं, मतलब आज पंजाबी एकदम को आपको क्या लेना देना है पंजाबी से? नहीं किसी नहीं ने पंजाबी शाक पा આવી જાય ऐसे आ जाता है। किसी ने गलती की तो किसी की गलती का नकल करना उचित समझते हैं आप? नहीं, वो तो हमें परिणाम तो हमें ही भोगने पड़ते हैं, कोई और नहीं भागीदार बनेगा। कोई गलती कर दे और फिर आप उसकी नकल करो और उसमें जी। कोई अक्ल का उपयोग ही नहीं करना है, ये तो और गलत हो जाएगा। जी साहब जी, साहब जी, हम भी सब लोग में बेस्ट है ना? बिल्कुल बेस्ट है, आमबिल बेस्ट है, लेकिन किसके लिए बेस्ट है? किसके लिए बेस्ट है? किस प्रकृति वाले के लिए बेस्ट है? और वो आमबिल करते हुए भी अगर विपरीत कर दे तो नुकसान हो जाएगा। अगर पित्त प्रकृति वाला है और वो आमबिल के अंदर मदे के अड़दी दालच भावे छे तो हमजी लेવું કે એનું પિત્ત દસ ઘણું વધી જશે, આમબિલ કરવા છતાંય તકલીફ થઈ જશે। आपने आमबिल नाम दे दिया मतलब अच्छा है ऐसा मत समझे। आजकल लोगों ने आमबिल को भी बिगाड़ दिया है, आमबिल में भी 50 आइटम आ गए। अब ये और भी ज्यादा बिगाड़ देगा, नाम आमबिल का बदनाम होगा और भाई साहब अपनी प्रकृति से विरुद्ध खा रहे हैं, इसका क्या करना? समझ तो होनी चाहिए कि नहीं? नाम आमबिल का देने से कुछ नहीं, पहले आप अपने शरीर की प्रकृति समझिए। अब शरीर की प्रकृति समझ करके अब आप विचार करिए कि हाँ साहब क्या सही है क्या है, नहीं तो और उल्टा हो जाएगा। आमबिल के अंदर आप देखिए पर्टिकुलर चेंज करिए, प्रकृति के हिसाब से आमबिल करिए, आप देखिए बहुत फायदा हो सकता है। हाँ साहब, रिदांश बाठिया जी बोलिए। काल वंदना साहिब जी। साहिब जी, आमबिल में हम क्या चीज का निषेध करें? अभी जो शीत ऋतु आ रहा है भारत में उसमें। ये जनरल सेंस में मत पूछो, पर्टिकुलर प्रकृति वाले के हिसाब से निषेध होता है। थोड़ा सर्दी जुकाम लगा रहता है, ठंड उस सर्दी जुकाम का मतलब ये है कि आपका डाइजेशन वीक है। पहले तो यहाँ से शुरुआत करिए। सर्दी जुकाम का सीधा मतलब है कि आपका डाइजेशन बहुत वीक है, लीवर आपका इतना साथ नहीं दे रहा है। अब आप सोच लो कि सीजन आ रही है और आमबिल करें तो उसमें आप अड़द की दाल खाने लग जाओगे तो और तकलीफ हो जाएगी। आप आमबिल जरूर करिए। मूंग है, मूंग का पानी है, मूंग के छिलके वाली दाल है, ये 2-4 चीजों के साथ करके देखिए। गेहूं बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए। फिर आपको सर्दी वालों को बेसन की आइटम या चने का ये आपको लेकर के फायदा हो सकता है। तो आपके लिए ये आमबिल भी आपके सर्दी जुकाम को मिटा सकता है, नहीं तो आमबिल करने पर भी बढ़ता जाए। साहिब जी, मैं तो बाजरा का रोटी खाता हूँ तो वो ठीक चल जाता है आमबिल में।
पहले पाचन को सुधारेंगे तो जाकर के पाचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं यूं कर बाजरा भारी है ना, तो मूंग और मूंग की दाल हल्की है, चना फुटाना दाल चने की दाल वो आपके लिए अनुकूल आएगी। एक बार कफ पिटने लग जाए फिर बाजरा का खाइए आप। मैं तो उड़ की दाल तो व्यवहार ही नहीं करता हूँ एमिल में। धन्यवाद। चलिए बोलिए रीटा बहन। बथेड़ साहब साहब जी एक मिनट। રીટા બેન અનમ્યુટ કીजिए। हाँ 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 सॉरी हाँ साहेब जी टाइम वेस्ट કરવા માટે મથેન વંદામી। સાહેબ जी હમણાં તમે કીધું ને કે બેસન ખાવું જોઈએ કે જેની ડાયજેશન જેનો વીક હોય અને લીવર શરદી ખાંસી હોય તો ઘઉં ને પણ જેને પિત્ત થતું હોય એ લોકો બી બેસન ખાઈ શકે? है कि नहीं है? बिना मैं જોઈ લીધું તમે કેટલા એક્સપર્ટ છે। सर्दी वालों के लिए बोला तो उन्होंने बोला पित्त वालों को भी खाने। आवा लोगों से शू करूं बोलो, अब कैसे इनका भला होगा? जब एक बार एक किसी को बोल दिया बेसन का उनके लिए काम का था, वो सर्दी कफ वाले थे उनके लिए काम का था, तो ये बोल रहे हैं पित्त वाले को भी खाने। आप दूसरों की अपने लिए मत बैठाइए, उसकी तकलीफ के अनुरूप अपना सेट करिए, ये फायदा है। आप पित्त वाले के लिए नुकसान हो जाएगा सब। पित्त वाले के लिए मूंग की दाल भी अच्छी है, छिलके वाली दाल भी अलग है, अच्छी है। हाँ, प्रकृति है तो उनको और ज्यादा संभालना है ताकि उनको डबल नुकसान न हो जाए। बहुत आवाज आ रहा है ना, तो सुनाई नहीं दे रहा है बराबर से। चलो ठीक है, धन्यवाद। बोलो और किसी को पूछना है? आज किसी का क्वेश्चन हाँ है ज्योति बेन। सब बात प्रकृति हो तो बात प्रकृति वालों के लिए खास करके चने की दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आंबिल हो या ना भी हो तो उनको लिए पहले वात नाशक क्या है और वात कारक क्या है। जितने कठोर है वो और वात बढ़ाएंगे। चना है, चौली है, चौला है, मटर है, सूखा मटर है, हरा मटर है, आपको वाल है, वालोर है, वाल पापड़ी है, गोभी है, ये और ज्यादा वायु बढ़ाने वाले हैं, तो पहले उसको बंद करिए। और जो वात के शामक है वो मसाले हैं। अब आप क्या करिए कि अजवाइन का प्रयोग, जीरा का प्रयोग, सौंफ का प्रयोग, धनिया का प्रयोग, हींग का प्रयोग, हरड़े का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग, और ये ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपके लिए वात का शमन इसी से हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वायु के प्रकोप वाली बीमारियां। फिर आपको घुटने की हो गई तो भी वायु के प्रकोप की है। नी रिप्लेसमेंट कराना है तो समझ लो वायु के कारण आपने बिगाड़ा है। बस बात इतनी सी है। हार्ट की तकलीफ है तो भी वायु के कारण है, स्वेलिंग है तो भी वायु के कारण है, कई प्रकार के प्रकृति वात प्रकोप के कारण। आप शरीर में बैलेंस बना लो, वात बढ़ाने वाले मत खाओ और वात को नाश करने वाले ले लो, बहुत बढ़िया है। आप घर के अंदर रसोई में काली मिर्च का उपयोग शुरू कर दो, लाल मिर्ची बंद कर दो, वात का प्रकोप ऐसे ही घट जाएगा। अजवाइन का उपयोग शुरू कर दो, आपको डबल फायदा हो जाएगा इसी से। सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल। आपको रसोई चेंज करनी अनिवार्य है, मसाले बदलने आपको अनिवार्य है, वो अपने घर में ही देखना है। तो बैलेंस इसी से करना है ना। आखिर भोजन तो करोगे ही करोगे, अब कुछ भी लाओगे खा के वायु बिगाड़ोगे। जब लीवर आपका वीक होगा तभी तो वायु बिगड़ेगी, जब लीवर बिगड़ेगा तब पित्त बिगड़ेगा, समझेगा। स्टमक बिगड़ेगा तब कफ बिगड़ता जाएगा। तो बस हमको क्या चेंज करने और रिस्ट्रिक्शन क्या फॉलो करने, इतने में आपने देख लिया तो काम हो गया।
साहिब जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है साहिब जी। खांसी प्रवीण जी मीटिंग खांसी मीट हो गया था। खांसी रनिंग नोज के लिए क्या हिसाब से रूटीन में कुछ करे था? रोज की प्रॉब्लम नहीं। ये है कि आपका कफ ज्यादा बढ़ गया है और कफ ज्यादा बढ़ करके एलर्जी कंडीशन आपकी हो गई है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ हल्दी, तुलसी के पत्ते, 2 चीज बहुत आवश्यक हो गई, थोड़ी सूट मिलाना, इतने से बना करके गुड़ और घी के साथ रख करके गोली रख करके मुंह में रस चूसना है। लेकिन पहले आप 3 दिन कुछ भी खाना बंद करिए और सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू करिए। बस सीजन बदल रही है, थोड़ी सी क्लाइमेट जो है वो जॉइंट ऋतु, संधि ऋतु होती है, क्या है कि नहीं, तो ये बहुत ज्यादा होती जाती है। तो बस इतना ही, आपको पहले कुछ भी नहीं खाना, लेकिन आपको आपकी श्रीमती जी रहने ही नहीं देगी, जबरदस्ती खिलाएंगे। आप खाना बंद करिए, सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू करो। हल्दी का टुकड़ा थोड़ा सा मुंह में रख लोगे, हल्दी का, सही असली हल्दी का, 2-3 दिन के अंदर तो आपको काफी अच्छे फर्क हो जाएगा। तुलसी के पत्तों का अजवाइन के साथ में उबाला ले लोगे तो भी आपको फर्क पड़ जाएगा। सिंपल चीजें हैं। तुलसी भी एंटीबायोटिक है, हल्दी भी एंटीबायोटिक है, आपको दूसरे एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई ऐसी चिंता ही मत करिए। 2-3 दिन तो ज्यादा से ज्यादा आसानी से आराम होता है, लेकिन आदत बदलनी पड़ती है, बस बात इतनी सी। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे संवसाहुणं, एषु पंच नमो काणो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं अभयमंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्म, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतोदम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतोदम शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय